नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति एक बार पुनः आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सेशन में अपन बात करते हैं राजस्थान के इतिहास विषय को लेकर। हाँ भाई, राजस्थान के इतिहास विषय को लेकर अपन चर्चा करेंगे। और इस राजस्थान के इतिहास विषय में अपना जो लास्ट टाइम टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताओं वाला टॉपिक चल रहा था, और उस सभ्यता वाला टॉपिक को अपने लास्ट जो क्लास थी उसमें पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपको कहा था कि भाई अब अपन बात करेंगे मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की ओर, और मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में अपन चर्चा करेंगे राजवंशों की ओर रुख करेंगे। तो आज अपन राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है उसके ऊपर चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो पहले आप देख लीजिए, अपन इस सेशन में बात करते हैं किसकी, भाई राजस्थान का इतिहास। हाँ तो भाई आप यहाँ लिख लेना राजस्थान का इतिहास। इस राजस्थान के इतिहास वाले पोर्शन में अपन आज बात करेंगे चौहान राजवंश की। हाँ भाई, किसकी बात करूंगा? चौहान राजवंश की बात करेंगे। हाँ भाई, मध्यकालीन इतिहास अपन शुरू कर रहे हैं, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। और इस राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में अपन आज राजवंशों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि आपको अब तक जो हिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी उसको पढ़ने में शायद इतना मजा नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि एक विद्यार्थी की सोच होती है कि हमें तो राजवंशों का इतिहास पढ़ना है, हमें तो अपने राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ना है, अरे हमें तो अपने पुरखों का इतिहास पढ़ना है, हमें तो अपने पुरखों की जानकारी इकट्ठा करनी है। और अगर हमने राजस्थान के राजवंश का अगर इतिहास पढ़ लिया तो हम तो इतिहास के कर्नल टोड बन जाएंगे साहब। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आजकल जो क्वेश्चन ज्यादा जो जहां से पुटअप होते हैं वो या तो मॉडर्न हिस्ट्री से या प्राचीनतम हिस्ट्री से, यानी जो प्राचीन इतिहास है उससे ही ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ राजवंश से बहुत कम क्वेश्चन पुटअप होने लग गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है, हाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर बहुत पहले जो पहले का ट्रेंड था वो ट्रेंड एग्जामिनर चेंज कर चुके हैं। क्योंकि आजकल जो ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं जहां से स्टूडेंट कम पढ़ता है, यानी कि जहां पर स्टूडेंट का ध्यान कम जाता है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे इस चौहान राजवंश की। और चौहान राजवंश में आज अपन बात करेंगे चौहानों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनको लेकर। अब देखो चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है भाई। पहली बात तो ये चौहान शब्द आया कहां से। दूसरी बात, इनको कौन कौन तो क्या मानते हैं भाई, जो अग्निकुंड है अग्निकुंड से मानते हैं, अग्निकुंड से इनका उत्पन्न हुआ है। कुछ लोग इनको मानते हैं सूर्यवंशी, हाँ, और कुछ इन्हीं को मानते हैं चंद्रवंशी। क्या मानते हैं भाई? चंद्रवंशी मानते हैं। और कुछ इन्हीं को क्या क्या मानते हैं भाई, हाँ, विदेशी जातियों से उत्पन्न मानते हैं। तो विदेशी जातियों से उत्पन्न। अब इनका कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कौन कौन लोग क्या क्या मानते हैं, इनके ऊपर अगर चर्चा हो जाए तो अपना काम बन जाएगा साहब। हाँ, हो जाएगा ना काम है। तो अपन आज राजस्थान के चौहान राजवंश का विधिवत रूप से आगाज कर रहे हैं, और बहुत ही डिटेल से चौहान राजवंश को अपने को पढ़ना है। जीरो से लेकर हीरो तक अपने को पढ़ाई करनी है। और चौहान राजवंश एकदम बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूं और टॉप लेवल तक अपन लेकर जाएंगे। 15 जो भी 10-15 क्लास जो लगेगी, इस 10-15 क्लास में अपन राजस्थान में जो चौहान राजवंश है इसकी संपूर्ण जानकारी अपने पास इकट्ठा कर लेंगे। तो अब अपन देखते हैं इस चौहान राजवंश की। आप हेडिंग डाल लेना चौहान राजवंश। और इस चौहान राजवंश में मैं विधिवत रूप से आगाज कर रहा हूं। तो आज के इस क्लास में मैं विधिवत रूप से आगाज करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे अभी भी नए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना कदापि ना भूलें। तो अब अपन विधिवत रूप से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। चौहानों की बात करूं तो अपन बात कर रहे हैं चौहानों की। और चौहानों की सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्पत्ति को लेकर। हाँ भाई, किसकी बात करेंगे? चौहानों की उत्पत्ति को लेकर। तो अपन सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो चौहान वर्ड है, हाँ भाई, ये जो चौहान शब्द है, इस चौहान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो आप कह सकते हो ये जो चौहान शब्द है, इस चौहान शब्द की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो ये जो उत्पत्ति हुई थी ये एक शब्द है चहमान। हाँ भाई, क्या शब्द है? हाँ, क्या शब्द मिलता है? चहमान। चहमान शब्द से क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। अब ये चहमान शब्द गुरुजी चाहे चौहान कह दो चाहे चहमान कह दो, बात तो एक ही है। लेकिन आप यूं क्यों कह रहे हो भाई चहमान शब्द से उत्पत्ति हुई है? अरे मैं नहीं कह रहा, एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, जो कि किसने लिखा था भाई? इसके रचयिता जो है वो है जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में ऐसा उल्लेख मिलता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो चौहान जो शब्द है इसकी उत्पत्ति चहमान शब्द से हुई है। और इस चहमान शब्द का अलग अलग अर्थ बता रखा है। क्या बता रखा है? इस चा का अर्थ बता रखा है चा है का बता रखा है हरि, मां का बता रखा है मान, और ने का बता रखा है नीतिमान। हमें क्या बता रखा है? नीतिमान।
क्या बता रखा, चा का चाप, है का हरि, मान का मान और नीतिमान, यानी कि वह व्यक्ति जो कि हरि की जो नीतियां है उनको मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाए, चौहान कहलाए। और इस चौहानों की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, चाहेमान शब्द से हुई है। अब इस चाहेमान शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो आप लिख सकते हो भाई इनकी जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी कहां से मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है, ग्रंथ मिलता है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। हाँ भाई, क्या ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। अब पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की बात करूं तो इसके रचयिता कौन है, तो मैं महत्वपूर्ण बात तो यही है, रचयिता। रचयिता कौन है भाई, रचयिता है इसके जयानक भट्ट। कौन है, जयानक भट्ट। आप जब भी चौहान राजवंश पढ़े तो चौहान राजवंश में जो पहला ही ग्रंथ आपको याद रखना होता है वो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ याद रखना होता है, जिसके रचयिता है जयानक भट्ट। अब क्यों, क्योंकि आपको साफ शब्दों में मैंने यहां लिख दिया कि चौहानों की उत्पत्ति जो है वो चाहेमान शब्द से हुई है, और इस चाहेमान शब्द का ये अर्थ अपने को मिलता है। ये अर्थ मिलता कौन से ग्रंथ में है, तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में मिलता है। और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के जो रचयिता है वो कौन है, अपने जयानक भट्ट है। यहां तक तो बात अपन ने कर ली। अब तक तो अपन ने बात की केवल चौहान शब्द की। अब अपन बात करेंगे आगे जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है, इन चौहानों की उत्पत्ति के पीछे जो सिद्धांत लागू होते हैं, इन सिद्धांतों की अपन क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। तो आप यहां तक पहले एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर अपन आगे बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। ले लिया होगा, चलो। हाँ, चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के पीछे एक तो ग्रंथ जो पृथ्वीराज रासो चलता है, इस पृथ्वीराज रासो की बात करूंगा। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की बात करूंगा। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसके जो लेखक थे वो चंद्र बरदाई थे, या फिर इन्हीं को बलिंद कहा गया था। तो आप लिख सकते हो पहले यानी को चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। हमें किसके, चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत। इन चौहानों की उत्पत्ति के पीछे क्या क्या सिद्धांत चलते हैं, इन सिद्धांतों की अपने को चर्चा करनी है। और जिसमें जो पहले नंबर का सिद्धांत है वो आप यहां पर लिखना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। हाँ भाई, पृथ्वीराज है, या फिर आप लिख सकते हो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो। अब देखो ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ क्या कहता है, कहता क्या है, ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। और इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है, पहली बात तो ये याद रखना, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है चंद्र बरदाई। हमें कौन है, इनके ग्रंथ है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई को ही किस नाम से जाना गया, चंद्र बरदाई को बलिंद नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात, इस ग्रंथ की रचना पूर्ण करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, इस ग्रंथ की रचना पूर्ण किसने की थी, तो इस ग्रंथ की रचना पूर्ण की थी जलहण ने। हाँ भाई, किसने की थी, जलहण ने की थी। जलहण ने इस ग्रंथ की क्या की थी, रचना पूर्ण की थी। अब महत्वपूर्ण बात यही है कि इस ग्रंथ में अपने को मिलता क्या है, इस ग्रंथ में क्या क्या उल्लेख किया गया है, इसके बारे में अपने को जानना है। देखो होता क्या है कि जैसे आबू पर्वत आप जानते हो ना, हाँ, माउंट आबू सिरों में पड़ता है आबू पर्वत। इस आबू पर्वत की बात करो तो इस आबू पर्वत के ऊपर क्या हुआ था, वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, एक वशिष्ठ मुनि ने एक अग्नि हवन किया, अग्निकुंड में एक हवन किया। हाँ भाई, क्या किया, इससे यहाँ पर आबू पर्वत पर क्या हुआ, हवन हुआ। हवन में जब हवन हो रहा था तो इस हवन कुंड से वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, अपने वशिष्ठ मुनि हवन कर रहे थे, और हवन करते करते ऐसा कहा जाता है कि इनके हवन में जो दुष्ट प्रजाति के जो लोग होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, बाधा डालने की कोशिश की गई। इनके हवन में राक्षसों ने बाधा डालने की जब कोशिश की तो वशिष्ठ मुनि ने कहा जाता है कि अपने अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए। और वो 4 जो योद्धा उत्पन्न किए वो कौन कौन से थे, तो एक तो था प्रतिहार, और दूसरा था परमार, और कौन से थे, चालुक्य, और कौन सा था, चौहान। हाँ, ये 4 योद्धा उत्पन्न किए। किसने किए, वशिष्ठ मुनि ने किए। किसने किए, वशिष्ठ मुनि ने किए। अब ये वशिष्ठ मुनि कौन है, हाँ, वशिष्ठ मुनि आप इतना याद रखो कि एक मुनि है जो कि क्या कर रहे थे, इस आबू पर्वत के ऊपर क्या कर रहे थे, अग्निकुंड में हवन कर रहे थे। हमें क्या कर रहे थे, वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। और इस यज्ञ में जब दुष्ट आत्माओं ने यानी कि राक्षसों ने जब इनके बीच बाधा डालने का कार्य किया तो वशिष्ठ मुनि ने अपने 4 योद्धा उत्पन्न किए। कहां से उत्पन्न किए, अग्निकुंड से, हवन से उत्पन्न किए। और ये 4 योद्धा कौन कौन से थे, तो ये 4 योद्धा आपके सामने, तो आप इनको एक विधिवत तरीके से लिख सकते हो। हाँ, विधिवत रूप से किस टाइप से लिखोगे, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है इसमें क्या माना जाता है, अग्निकुंड से
अग्निकुंड से उत्पत्ति। हाँ भाई, चौहानों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अग्निकुंड से। अब अग्निकुंड से कैसे मानी जाती है? तो आप यहां पर मैंने कहानी आपको पूरी बता दी है, तो आप लिख लेना वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि, यहां आप समझ जाओगे आबू पर्वत पर यज्ञ, आबू पर्वत पर यज्ञ। वशिष्ठ मुनि जी इस आबू पर्वत पर क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे, और यहां से इनके 4 संतान उत्पन्न हुए, 4 इन्होंने योद्धा उत्पन्न किए। जो 4 योद्धा कौन कौन से थे आपको समझ में आ गया होगा। चालुक्य, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, और कौन सा? परमार। प्रतिहार के बाद आपके लिखोगे परमार। हाँ, क्या लिखोगे? परमार। इन्हीं चालुक्य, ये जो चालुक्य है ना, इन्हीं को सोलंकी कहा जाता है, ध्यान रखना, सोलंकी। इन्हीं चालुक्यों को क्या कहा जाता है? सोलंकी कहा जाता है। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ग्रंथ पृथ्वीराज रासो जो है वो अग्निकुंड से राजपूतों की यानी चौहानों की उत्पत्ति मानता है। राजपूतों की उत्पत्ति की सिद्धांत अपन जब अलग पढ़ेंगे तो नो टेंशन है, बिंदास में। अभी अपन चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, और चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत में अपन बात कर रहे हैं किसकी? अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। और अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया किसने है? तो चंद्रबरदाई ने दिया है। चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा, कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना कौन किसने की थी? जलहण ने की थी। इसमें क्या बताया गया है? अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति बताई गई है कि अग्निकुंड यानी वशिष्ठ मुनि जो थे वो आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, और इसी यज्ञ में दुष्ट आत्माओं से बचने के लिए या फिर राक्षसों से बचने के लिए इन्होंने 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिसमें नंबर 1 चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, परमार, 4 पुत्रों की उत्पत्ति की। और ये चारों में से एक जाति है कौन सी? चौहान। इसलिए अपन कह सकते हैं चौहान किससे उत्पन्न हुआ? अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ। तो यहां तक एक बार नोट करो, फिर अपन बात करेंगे चौहान सूर्यवंशी थे। ये किसने दिया था? ये कौन कौन मानते हैं कि वे चौहान सूर्यवंशी थे? हमें नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया क्या? चलो कर लिया। तो हाँ, आगे देखो, नंबर 2 जो सिद्धांत है चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो सिद्धांत चलता है वो सिद्धांत चलता है सूर्यवंशी का सिद्धांत। हमें कौन सा सिद्धांत चलता है? सूर्यवंशी का। अब देखो चौहानों को सूर्यवंशी कौन कौन मानता है, तो आप लिख सकते हो यहां पर नंबर 2 हेडिंग डाल लेना, चौहान सूर्यवंशी थे। चौहान क्या थे भाई? सूर्यवंशी थे। अब देखो ये कौन कौन मानता है कि चौहान सूर्यवंशी थे। अब देखो अपन बात कर रहे हैं चौहानों की उत्पत्ति के सिद्धांत, और उत्पत्ति के सिद्धांत में नंबर 1 अपन ने देख लिया कि जो चहमान जो शब्द था उससे उसी शब्द से चाहमान शब्द से चौहान शब्द निकला था, और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में इसके क्या मिल रहा था? उल्लेख मिल रहा था। फिर अपन ने 2 नंबर पे देखा भाई, नंबर 1 जो उत्पत्ति के सिद्धांत में देखा वो देखा अग्निकुंड से उत्पत्ति। और अग्निकुंड से उत्पत्ति कौन कौन मानता है? तो आपको पता है चंद्रबरदाई का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में माना गया है, और 4 पुत्रों की उत्पत्ति मैंने बता दिया। अब ये मान रहे हैं, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे साहब, यानी कि सूर्यवंशी थे। ये कौन कौन मानते हैं? तो आप 1 नंबर पर लिखोगे सूर्यवंशी मानने वाले व्यक्ति नंबर 1। हाँ, नंबर 1 पे आप लिखोगे हमीर महाकाव्य। क्या लिखोगे? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, और इस हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने की थी। हमें किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने की थी। और ये नयन चंद्र सूरी क्या मानते हैं कि चौहान तो क्या थे भाई? सूर्यवंशी थे। अब एक व्यक्ति और मानता है सर, और वो कौन है? वो है जीएच ओझा। हमें कौन है? गौरी शंकर हीरानंद ओझा। और ये ओझा जी भी क्या मानते हैं कि चौहान क्या थे? चौहान तो सूर्यवंशी थे। अब चौहान सूर्यवंशी थे कैसे? है अरे चौहान सूर्यवंशी कैसे थे? क्योंकि अपने को तो किसने बताया? अपने को तो हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी जी ने बताया कि चौहान कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी थे। उसी प्रकार अपने को और किसने बताया? जीएच ओझा जी ने बताया कि चौहान तो क्या थे भाई? सूर्यवंशी थे। अब अपने को मानना पड़ेगा कि चौहान हकीकत में क्या थे? चौहान हकीकत में सूर्यवंशी थे साहब। क्योंकि ये जो जीएच ओझा है ना, इनको राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार कहा जाता है। प्रथम पूर्ण इतिहासकार कहा जाता है। इतिहासकार कहा जाता है प्रथम पूर्ण इतिहासकार। अरे जीएच ओझा यानी कि गौरी शंकर हीरानंद ओझा को राजस्थान का प्रथम क्या कहा जाता है? पूर्ण रूप से इतिहासकार कहा जाता है। अब राजस्थान का पूर्ण इतिहासकार किसको कहा जाता है?
जीएच हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ एक चीज और नोट लगा के लिखना, तो बात आएगी इतिहासकारों की, तो एक चीज आप नोट लगा के याद रखना कि राजस्थान का प्रथम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। हाँ भाई, राजस्थान का प्रथम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। हाँ, राजस्थान का प्रथम इतिहासकार तो किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को कहा जाता है। अरे कर्नल टोड यानी कि वही कर्नल टोड, घोड़ेवाला बाबा। राजस्थान के इतिहास को पहली बार वैज्ञानिक दृष्टि से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कर्नल टोड ही थे। इसीलिए राजस्थान का प्रथम इतिहासकार तो कौन? कर्नल टोड। लेकिन राजस्थान के इतिहास का प्रथम पूर्ण इतिहासकार कौन? पूर्ण इतिहासकार जीएच ओझा। क्यों? क्योंकि कर्नल टोड तो बाहर के थे साहब, इन्होंने जैसा देखा वैसे वैसा बता दिया, लेकिन राजस्थान में ही रहकर राजस्थान की चीजों को विश्लेषण करने वाले व्यक्ति थे कौन है? हाँ, जीएच ओझा। तो अब आपको मानना पड़ेगा भाई चौहान सूर्यवंशी थे, कौन कौन बताता है? हमीर महाकवि बताता है जिसके रचयिता है नयनचंद्र सूरी, और नंबर 2 जीएच ओझा जी बताते हैं, यानी गौरीशंकर हीरानंद ओझा जी बताते हैं कि चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे। यहां तक आप एक बार नोट करो। फिर अपन अगले सिद्धांत की चर्चा करते हैं, और अगला सिद्धांत है चौहान जो थे वो चंद्रवंशी थे। हाँ, नोट कर लिया क्या? हाँ भाई, ठीक है, नोट कर लिया। तो आगे देखो, नंबर 3 अपन सिद्धांत की बात करेंगे, चौहान चंद्रवंशी थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे चौहान सूर्यवंशी थे, चौहान अग्निकुंज से उत्पन्न हुए, 2 चीजों के ऊपर ने बात कर ली। अब तीसरा जो सिद्धांत है वो तीसरा सिद्धांत है चौहान क्या थे? चंद्रवंशी थे। अब चौहान चंद्रवंशी थे ऐसा कौन कौन मानता है? तो आप नंबर 3 पर लिखना, चौहान चंद्रवंशी थे। चौहान चंद्रवंशी थे। अब ये कौन कौन मानता है वो चौहान चंद्रवंशी थे? तो आपको इसमें ज्यादा डाटा याद नहीं रखना। एक शिलालेख मिलता है, आबू शिलालेख। हाँ, क्या? आबू शिलालेख। आबू शिलालेख, या फिर इसी शिलालेख को अपन अचलेश्वर शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अचलेश्वर शिलालेख। अचलेश्वर शिलालेख। इस आबू शिलालेख या अचलेश्वर शिलालेख की बात करें तो यहां पर बताया गया है चौहान क्या है? चंद्रवंशी है। इस चंद्रवंशी किसके आधार पर है? आबू शिलालेख का आधार पर चौहान क्या है? चंद्रवंशी है। लेकिन क्या अगला जो सिद्धांत है, नंबर 4 सिद्धांत है कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। हाँ भाई, नंबर 4 जो सिद्धांत है उसकी बात करता हूं। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से कौन कौन मानता है? इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हाँ, चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से कौन कौन मानता है? देखो, नंबर 1 व्यक्ति आपने नाम सुना होगा, बहुत तगड़े इतिहासकार हुए राजस्थान के, आपने नाम बहुत बार सुना होगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। हमें क्या? डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि चौहान क्या थे भाई? ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए। और नंबर 2 की बात करूं, यहां पर कयाम खां रासो ग्रंथ। हाँ, एक ग्रंथ है कयाम खां रासो ग्रंथ। कयाम खां रासो ग्रंथ भी यही कहता है कि चौहान क्या थे भाई? चौहान थे ब्राह्मणों से उत्पन्न। और इस कयाम खां रासो ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आप रचयिता भी यहां पर लिख सकते हो। इसके रचयिता थे कौन भाई? इसके रचयिता थे कवि नियामत। कौन थे? कवि नियामत है, या फिर कहीं कहीं पर मिलता है कवि जान भी मिलता है और कवि नियामत भी मिलता है, तो आप ध्यान रखना। और ये जो थे कवि नियामत, ये फतेहपुर सीकर के निवासी थे। हमें कहां के थे? फतेहपुर सीकरी नहीं है, फतेहपुर सीकर वाला है। हमें कौन सा वाला है? फतेहपुर है, राजस्थान का सीकर वाला है, उसकी बात कर रहा हूं। अब देखो, चौहानों की उत्पत्ति, पहली बात तो अपन बात की किससे? चंद्रवंशी। चौहान क्या थे? चंद्रवंशी थे। ऐसा मानने वाला कौन है? तो ऐसा मानने वाला एक ही शिलालेख राजस्थान का जो आबू का शिलालेख या फिर अपन उसी को कहते हैं अचलेश्वर का शिलालेख। अब अचलेश्वर के शिलालेख में कहा गया है कि चौहान जो है वो क्या है? चंद्रवंशी थे। कोई बात नहीं, मान लिया अपन ने भी। अगर भाई आबू का शिलालेख कह रहा है, हाँ, बहुत पुरखों ने ये बात बताई उस शिलालेखों में, तो अपन तो है ही क्या? अपन तो कौन सा खेत की चिड़िया है भाई? अपने को मानना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। अपने पास ऑप्शन ही क्या है? अपना तो एक ही ऑप्शन कि भाई अपने को मानना ही पड़ेगा कि चौहान क्या थे? चौहान चंद्रवंशी थे। अचलेश्वर शिलालेख के अनुसार, आबू शिलालेख के अनुसार चौहान क्या थे भाई? चंद्रवंशी थे। नंबर दो कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। अब देखो, चौहान जो है
ये कहा जाता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है, चौहानों के जो मूल पुरुष थे वो कहीं ना कहीं कौन थे? ब्राह्मण। इसी ब्राह्मण जाति से कौन से राजपूत निकले भाई? चौहान राजपूत निकले। अब अपन मान तो सकते हैं भाई, ऐसा मान लिया कि चलो ठीक है ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई, लेकिन गुरुजी आपने भाई आपको किसने कहा? आप किस आधार पर कह रहे हो कि चौहान ब्राह्मण वंशीय थे या फिर ब्राह्मण गोत्रीय थे? तो मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है भाई? ब्राह्मणों से हुई है। दूसरी बात, एक ग्रंथ है कयाम खां रासो ग्रंथ। कयाम खां रासो ग्रंथ के जो कवि है, रचयिता जो है वो कवि नियामत है या फिर इन्हीं कोई कवि जान के नाम से जाना जाता है, फतेहपुर सीकर के निवासी थे। इन्होंने अपने ग्रंथ में हमें कयाम खां रासो ग्रंथ में बताया है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है किसकी? चौहानों की। लेकिन 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 इनके अलावा भी एक और ग्रंथ, हाँ एक और शिलालेख, तो आप याद रखना, नोट लगा के लिखना। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, हाँ बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार हाँ चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। हाँ भाई, अब देखो कौन सा कह रहा है? बिजोलिया शिलालेख कह रहा है। बिजोलिया शिलालेख क्या कह रहा है? हाँ भाई, बिजोलिया शिलालेख क्या कह रहा है कि बिजोलिया शिलालेख ये कह रहा है कि मैं चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। अब मानना पड़ेगा साहब। चलो अब तक तो ये भाई कोई बात नहीं, गुरुजी है दशरथ शर्मा धर्मार, ये कोई उस समय थोड़ी थे चौहानों के समकालीन भाई, ठीक है इन्होंने तुक्के मारे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये बिजोलिया शिलालेख तो उसी समय का है, चौहान काल का ही है। अब इस चौहान काल में भी कहा गया है कि चौहानों की उत्पत्ति कौन से गोत्र से हुई है? ब्राह्मणों के वत्स गोत्र से चौहानों की क्या हुई है भाई? उत्पत्ति हुई है। अब अपने को मानना पड़ेगा कि चौहानों की उत्पत्ति कहां से हुई है भाई? चौहानों की उत्पत्ति तो कहां से हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। ब्राह्मणों की कौन से गोत्र से? वत्स गोत्र से। और ऐसा मानने वाला कौन सा शिलालेख है? तो ऐसा मानने वाला शिलालेख है अपना बिजोलिया शिलालेख। यहां तक एक बार छापो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चौहानों या राजपूतों की जो उत्पत्ति का विदेशी सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। अब विदेशी सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? अरे विदेशी सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि विदेशी सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि चौहानों को विदेशी जातियों से उत्पन्न कौन कौन से इतिहासकार है जो मानते हैं। राजस्थान के ऐसे भी बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जो क्या मानते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति भारत की किसी जाति से नहीं है, इनकी उत्पत्ति तो विदेशी जातियों से हुई है। अब ये विदेशी जातियां कौन कौन सी है? देखो भारत के इतिहास में 4 जातियों को विदेशी जातियां माना जाता है। देखो नंबर 1 शक, नंबर 2 सीथियन, शक सीथियन, और नंबर 3 हूण, और नंबर 4 कुषाण। अब क्या? कुषाण। शक, सीथियन, हूण और कुषाण, इन चारों को क्या माना जाता है? ये चार क्या है? विदेशी जातियां। ये 4 विदेशी जातियां हैं। ये 4 है क्या भाई? विदेशी जातियां हैं। और अपन क्या कह सकते हैं भाई? इससे इनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाई? चौहान। इनसे उत्पन्न संतान राजपूत या चौहान कहलाई। इनसे उत्पन्न संतान राजपूत या चौहान कहलाए। हाँ, ये 4 विदेशी जातियां हैं, इनसे उत्पन्न जो संतान है उनको राजपूत या फिर क्या कहा गया? चौहान कहलाए। अब ये 4 जातियां हैं, एक है शक, दूसरी है सीथियन, तीसरी हूण और चौथी है कुषाण। शक, सीथियन, हूण, कुषाण, क्या बुद्धि चारों ही जातियों को मानते हैं क्या? अरे हाँ, चारों को मानते हैं, लेकिन अलग अलग इतिहासकार अलग अलग जातियों से मानते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर एक इतिहासकार है कर्नल टोड। हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कर्नल टोड। कर्नल टोड क्या मानते हैं भाई? कर्नल टोड ये कहते हैं भाई इन चौहानों की या राजपूतों की उत्पत्ति हुई है ना, वो किससे हुई है? शक प्लस सीथियन जाति से हुई है। भाई कर्नल टोड का मानना है कि इन 2 जातियों का, बाकी जो 2 जातियां है ना, ये हूण और कुषाण, इनका कोई रोल नहीं है। इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो या तो शक की जाति से या फिर किससे? सीथियन जाति से हुई है। लेकिन एक और इतिहासकार वीसेंट स्मिथ, यानी कि वीसेंट स्मिथ इनका पूरा नाम है, वी.ए. स्मिथ, ये क्या कहते हैं? ये वी.ए. स्मिथ आकर कहते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं, वी.ए. स्मिथ प्लस इनके साथ एक इतिहासकार और जोड़ लेना, क्रूक है। हाँ भाई, क्रूक है।
वी स्मिथ प्लस कुरुक क्या कहते हैं? अरे तुम क्या कह रहे हो भाई टोट साहब, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। चौहानों की राजपूतों की उत्पत्ति जो किससे हुई है? हुणों से हुई है। किससे हुई है भाई? जो हुण जाति ऊपर अपने देखे ना, हुणों से इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। लेकिन एक और इतिहासकार आता है, क्या आता है? जिस इतिहासकार का नाम है अलेक्जेंडर, हमें अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब ये अलेक्जेंडर कनिंघम जी आते हैं, क्या कहते हैं? अरे तुम्हें क्या कर रहे हो भाई, तीनों ही झूठ बोल रहे हो रे, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी तो उत्पत्ति चौहानों की किससे हुई है? चौहानों की उत्पत्ति तो कुषाणों से हुई है। अरे किससे हुई है? कुषाणों से हुई है। अब आपको तीनों चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्या? कि भाई शक और सीथियन जाति से, शक और सीथियन विदेशी जाति से चौहानों की उत्पत्ति कौन मानता है? कौन सा इतिहासकार इस मत का समर्थन करता है? तो आप कहोगे कर्नल जॉन स्टोन। फिर आपसे पूछ लिया कि भाई अरे शक और सीथियन का नहीं पूछे, फिर आपसे पूछ रहे हुण ने विदेशी जाति से राजपूतों या चौहानों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानने वाला इतिहासकार कौन कौन है? तो आपको उत्तर होगा वी स्मिथ और क्रुक के अनुसार उत्पत्ति चौहानों की कहां से हुई भाई? हुण ने विदेशी जाति से हुई। लेकिन ऐसा भी नहीं पूछे, आपसे पूछ रहे कि कुषाण विदेशी जाति से चौहानों की, या फिर अपन बात करूं राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानने वाला व्यक्ति कौन है? तो आपको कहना है भाई कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का व्यक्ति जो है, इतिहासकार जो है, ये मानता है कि राजपूतों की या चौहानों की जो उत्पत्ति है वो ना तो शक से हुई है, ना सीथियन से हुई है, ना हुणों से हुई है। इनकी उत्पत्ति तो किससे हुई है भाई? कुषाण एक विदेशी जाति है, इससे हुई है। ये था चौहानों से संबंधित विदेशी जाति का सिद्धांत। अब एक चीज और याद रखना इसी में, इस विदेशी जाति के सिद्धांत में क्या याद रखना कि एक व्यक्ति है डॉक्टर भंडारकर। हाँ भाई कौन है? डॉक्टर भंडारकर। तो आप याद रखना डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति हमें डी.आर. भंडारकर ने क्या कहा है? चौहानों की उत्पत्ति विदेशी जाति खज्जर से बताया। हाँ भाई क्या नाम है? विदेशी जाति का नाम क्या है? खज्जर। खज्जर से बताया। ये लो साहब। हाँ भाई अब क्या कर दिया? एक डॉक्टर भंडारकर नाम का एक व्यक्ति आता है, इतिहासकार आता है, डॉक्टर भंडारकर है, और आकर क्या कहते हैं? अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? कर्नल टोड है, वी.एस. स्मिथ साहब है, क्रुक साहब है, अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, आप सब पागल हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चौहानों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उसमें ना तो शक काम आएंगे, ना सीथियन काम आएंगे, ना हुण आएंगे, ना कुषाण आएंगे। चौहानों या राजपूतों की उत्पत्ति तो विदेशी जाति खज्जर से हुई है। अब किससे हुई है? एक विदेशी जाति जिसका नाम बताया खज्जर, यानी कि विदेशी जाति खज्जर से किसकी उत्पत्ति हुई है? चौहानों या राजपूतों की क्या हुई है भाई? उत्पत्ति हुई है। ये थे अपने चौहान राजवंश या चौहानों के उत्पत्ति के टोटल सिद्धांत। अपन ने देख लिया कौन कौन से उत्पत्ति के सिद्धांत देखे। नंबर 1 अपन ने देखा अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत। फिर अपन ने नंबर 2 पर अग्निकुंड के बाद देखा भाई चौहान क्या थे? सूर्यवंशी थे, ये देखा। फिर अपन देखा चौहान चंद्रवंशी थे, ये भी अपन देख लिया। और चंद्रवंशी के बाद अपन देखा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। फिर भी अपन ने माना नहीं भाई ब्राह्मणों से हुई है, कोई बात नहीं। अपन ने फिर देखा चौहानों की उत्पत्ति विदेशी सिद्धांत से हुई है। इस प्रकार अपन ने चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित टोटल कितने सिद्धांत पढ़े? 5 सिद्धांत पढ़े। चौहान शब्द चहमान शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और चहमान का मतलब मैंने आपको बता दिया था, इसका पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। ऐसी अपन ने अब तक चर्चा कर ली। यहां तक एक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे की ओर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। हाँ जहां तक अपन ने चर्चा कर ली, तो अब अपन चर्चा करते हैं कुछ आगे। हाँ भाई अब अपन बात कर रहे हैं चौहान राजवंश। चौहान राजवंश की अपन विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। कौन इस चौहान राजवंश के संस्थापक थे? कहां पर इसकी स्थापना की गई? चौहानों के कौन कौन से राजा हुए? सबसे पहले कहां स्थापना की गई? चौहानों की राजधानी कौन सी थी प्रथम है? या फिर चौहानों की कुल देवी कौन थी? चौहानों के कुल देवता कौन थे? इन चीजों के अपन अब क्या करेंगे भाई? बातें करेंगे। और विधिवत रूप से अपन चौहान राजवंश की क्या कर देते हैं? शुरुआत कर देते हैं। कुछ छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनको अपन कर लेते हैं, फिर अपना जो विधिवत रूप से चौहानों का जो अपन बात कर रहे हैं चौहानों की जो है वो विधिवत रूप से अजयराज चौहान के बाद इनकी शुरुआत होगी। तो आप यहां देखो अपन बात कर रहे हैं चौहान है चौहान राजवंश, या हेडिंग डालो चौहान राजवंश। यहां से मिटा दूं क्या? हाँ तो यहां पर डाल लेना चौहान राजवंश। चौहान है राजवंश। अब इस चौहान राजवंश की बात कर रहा हूं, चौहान राजवंश है। इस चौहान राजवंश में आप ध्यान रखना चौहानों की, या फिर यो लिख सकते हो चौहान वंश का संस्थापक, है ना? चौहान वंश का संस्थापक। हाँ भाई चौहान वंश का संस्थापक।
अब इस चौहान वंश के संस्थापक की अपन चर्चा करें तो चौहान वंश का संस्थापक था, सभी को पता है, वासुदेव। हमें कौन था? वासुदेव चौहान। अब इस वासुदेव चौहान की बात करूं तो इस वासुदेव चौहान ने इस चौहान वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। और स्थापना कब की थी? 551 ईस्वी में की। हाँ, कब की थी? 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की क्या डाली? नींव डाली। इसीलिए इस वासुदेव चौहान को क्या कहा जाता है? इस वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। हाँ, क्या कहा जाता? चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता। आदि पुरुष कह दो, चाहे मूल पुरुष कह दो, चाहे संस्थापक कह दो, क्या है? क्या बात है? एक ही बात है क्या? हाँ, एक ही बात है। अब चौहानों का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता? तो भी चौहान वासुदेव चौहान को कहा जाता। चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता? तो भी वासुदेव चौहान है। और चौहानों का मूल पुरुष तो भी कौन? वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की क्या करता है? स्थापना करता है। और स्थापना की कहां पर? स्थापना कहां की? हाँ भाई, स्थापना कहां पर की? स्थान कौन सा था? तो स्थान था सपाद लक्स। हमें कौन सा था? सपाद लक्स। सपाद लक्स कहां पर पड़ता है? सांबर के पास पड़ता है। हाँ, सांबर ही कह सकते हो आप, या फिर वर्तमान का क्या कह सकते हो? सांबर है, जयपुर आप कह सकते हो। ठीक है, सपाद लक्स है। उस समय सांबर की बात कर रहा हूं। और सांबर उस समय कहां पर पड़ता था? सांबर वर्तमान में जयपुर में पड़ता है। ठीक है ना, जयपुर नागौर की भी यहाँ सीमा टच होती है, तो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखना, जयपुर में पड़ता है ये सपाद लक्स। यहाँ पर इस मंदिर की क्या कर दी? मंदिर की क्या चौहान राजवंश की स्थापना कर दी। सॉरी भाई, ठीक है। सपाद लक्स में चौहान राजवंश की वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में स्थापना की। और चौहान के आदि पुरुष या मूल पुरुष है क्या है? ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब आप एक दो चीज और नोट करो कि चौहानों की कुल देवी, हाँ, चौहान राजवंश की कुल देवी, चौहान राजवंश की कुल देवी। अपन किसी भी राजवंश की पढ़ेंगे तो पहले उसकी कुल देवी, कुल देवता, इनके बारे में अपने को जानकारी होनी भी क्या है? जरूरी है भाई। ठीक है, कुल देवी, आराध्य देवी, ये चीजें बहुत बार पूछी जाती है। वैसे मैंने आपको बता भी रखा है, जब राजस्थान की कला संस्कृति में पढ़ा रहा था तो कला संस्कृति में मैंने आपको बताया भी था कि वहां पर चौहानों की जो कुल देवी है, ये किसे कहा जाता है और आराध्य देवी किसको कहा जाता है। और कुल देवी और आराध्य देवी में अंतर क्या होता है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। कुल देवी यानी कि देवी, यानी कि कोई महिला जिस कुल में पैदा होती है और आगे जाकर उसी कुल की क्या बन जाती है? देवी बन जाती है। उस कुल की क्या कहलाएगी? कुल देवी। आराध्य देवी जिसकी अपन सर्वाधिक पूजा करते हैं क्या कहलाएगी? आराध्य देवी कहलाएगी। तो चौहान राजवंश की जो कुल देवी है, इस कुल देवी का नाम है शाकंभरी माता। हमें क्या नाम है? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। इस शाकंभरी माता की बात करूं तो शाकंभरी माता का जो मंदिर का निर्माण है, ये किसने करवाया था? हमें मंदिर निर्माण किसने करवाया? तो मंदिर निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। किसने करवाया नहीं? वासुदेव चौहान ने करवाया। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। और करवाया कहां पर था? तो करवाया था सांबर में। और सांबर कहां पड़ता है? आपको मैंने अभी बताया कि सांबर कहां? जयपुर में पड़ता है। यहाँ पर सर्वप्रथम चौहान राजवंश की जैसे ही 551 ईस्वी में स्थापना करते हैं, चौहानों का आदि पुरुष मूल पुरुष वासुदेव चौहान जी सपाद लक्स सांबर में अपनी कुल देवी यानी कि शाकंभरी माता के मंदिर का क्या करवा देते हैं? साहब, निर्माण करवा देते हैं। यहां तक तो बात ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भाई गुरुजी, आप तो ये बताओ कि वासुदेव चौहान जो है, वासुदेव चौहान ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसको बनाया? हाँ भाई, वासुदेव चौहान ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी हाँ भाई, राजधानी किसको बनाया? आई छत्तरगढ़ को। आई छत्तरगढ़ यानी कि वर्तमान का क्या कहलाता है? आई छत्तरगढ़ यानी कि वर्तमान का नागौर नाम जिसी का है, और नागौर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है? आई छत्तरगढ़। अब देखो, अब कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन ये पैदा होगा कि भाई गुरुजी, आप तो ये कह रहे हो सांबर के पास सपाद लक्स में चौहानों की नींव डाली, लेकिन राजधानी कहां? राजधानी तो कहां डाली हुई? राजधानी आई छत्तरपुर या आई छत्तरगढ़ जिसे आप नागौर कहते हैं, वहां आकर राजधानी बनाई। अरे तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जहां स्थापना करें जरूर थोड़ी है कि वहीं पर राजधानी बनाई। अब आप ये एक बात बताओ भाई, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जन्म आपके ननियाल में हो रखा हो, तो आपका गांव, आपका जो ननियाल है वो थोड़ी कहलाएगा, आपका गांव तो आपके पिताजी का गांव वही कहलाएगा ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने चौहानों की स्थापना तो कर दी थी सपाद लक्स में, लेकिन जो अपनी राजधानी नियुक्त की वो किसको की भाई? आई छत्तरगढ़ को नियुक्त की। आई छत्तरगढ़ में अपनी राजधानी बना ली। और अब मैं बात करूं आगे, वासुदेव चौहान जो है, इन्होंने सांबर झील का निर्माण भी करवाया। हाँ भाई, सांबर झील, वैसे आप भाई बहुत सारे लोग इसको प्राकृतिक भी मानते हैं और कुछ इसे कृत्रिम भी मानते हैं, तो आप कह सकते हो, या फिर मैं यहां लिख लो आपको। हाँ भाई, वासुदेव चौहान ने, यहां लिख लो, वासुदेव चौहान ने
वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। हाँ, सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वासुदेव चौहान। इसी सांबर झील की बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है? देवयानी तीर्थ कहा जाता है। हमें क्या कहा जाता है? देवयानी तीर्थ स्थल इसी को कहा जाता है। देवयानी तीर्थ या फिर इसी देवयानी तीर्थ की मैं बात करूं, उसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। हमें क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी किसको? देवयानी तीर्थ को। देवयानी तीर्थ तो कहां पर था? सांबर में। अब देखो, इस सांबर झील के निर्माण के पीछे बहुत सारी मान्यता है। जैसे कहा जाता है कि जो वासुदेव जो चौहान थे, इनकी जो कुलदेवी थी शाकंभरी माता, कहा जाता है कि इस क्षेत्र में पानी की भयंकर कमी थी और पानी की भयंकर कमी होने की वजह से ऐसा कहा गया वासुदेव चौहान को शाकंभरी माता से पूजा करके वासुदेव ने कहा कि भाई यहाँ इस क्षेत्र में पानी की बहुत भयंकर किल्लत है, तो माँ क्या करें, यहाँ पानी लाया जाए। तो शाकंभरी माता ने इनको कहा जाता है कि भाई तू जा, जितनी दूर चल सकता है ना उतनी दूर चल, तेरे पीछे पीछे क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। लेकिन अगर तूने पीछे मुड़ के देख लिया ना तो क्या हो जाएगा? सारा का सारा पानी खारा हो जाएगा। ऐसा ही हुआ और वासुदेव चौहान जितनी दूर जाते हैं उतनी दूर पीछे पानी तो आता है, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। ये क्या है भाई? ये दंत कथा है, यानी कि एक मान्यता मानी जाती है ऐसी। बाकी कुछ यहाँ ऐसा माना जाता है कि वासुदेव चौहान ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यहां तक आप नोट करो, फिर अपन बात करेंगे वासुदेव चौहान के बाद और विधिवत रूप से जो राजा आए थे उनकी अपन चर्चा करेंगे। पहले यहां तक नोट करो। देखिए, हाँ, नोट कर लिया तो आगे बात करते हैं। हाँ, चौहान राजवंश। अब इस चौहान राजवंश की आगे अपन विधिवत रूप से चर्चा करें तो इस चौहान राजवंश में और क्या है? जैसे मैं इसी चौहान राजवंश में और बात क्या करूं? जैसे पहला राजा मैंने बताया आपको कौन आया? वासुदेव आया। हाँ, मूल पुरुष तो कौन है? वासुदेव चौहान है। अब वासुदेव चौहान के बाद यहाँ पर एक राजा बनता है और वासुदेव चौहान के अपन ने मुख्य बात कर ली। इसने चौहान राजवंश की क्या की? स्थापना की, सांबर झील का निर्माण करवाया और शाकंभरी माता के मंदिर का भी यहाँ पर क्या करवाया? निर्माण। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो अपन ने जानकर इकट्ठी कर ली। इस वासुदेव चौहान के बाद एक राजा आता है और इस राजा का नाम था सामंत सिंह। हमें क्या नाम था? सामंत सिंह। और इस सामंत सिंह के बाद एक राजा बनता है, इस राजा का नाम था, हाँ भाई, राजा का नाम सामंत सिंह के बाद जो राजा बनता है इसका नाम था दुर्लभ राज प्रथम। हमें क्या नाम था? दुर्लभ राज प्रथम। इस दुर्लभ राज प्रथम के बारे में आपको एक ही बात याद रखनी है, और वो क्या बात याद रखनी है कि दुर्लभ राज प्रथम के काल में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ। हाँ भाई, क्या हुआ? इसके काल में क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमण हुआ था। अब इसके काल में क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमण हुआ। और ऐसा भी माना जाता है, बहुत सारे इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि जब दुर्लभ राज के काल में मुस्लिम आक्रमण हुआ तो इस समय यहाँ पर रानियों ने क्या किया था? जोहर किया था और यहाँ पर केसरिया भी किया गया था। यानी कि आप कह सकते हो कि राजस्थान का प्रथम शाखा किसके काल में हुआ? दुर्लभ राज के काल में हुआ। लेकिन इसकी कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होने की वजह से अपन प्रथम शाखा किसको मानते हैं? राजस्थान का रणथंभौर वाले शाखा को मानते हैं 1301 ईस्वी वाले के। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इतना से याद रखना, मुस्लिम आक्रमण हुआ किसके काल में? दुर्लभ राज के काल में। अब इस दुर्लभ राज के बाद एक राजा बनता है, अगला राजा, और आप यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूं। और इस दुर्लभ राज के बाद जो राजा बनता है इसका नाम था गुवक। हमें गुवक प्रथम नाम सुना है कि गुवक प्रथम का? गुवक प्रथम इसके बाद क्या बनता है? दुर्लभ राज के बाद राजा बनता है। अब इस गुवक प्रथम की बात करूं तो यहाँ पर क्या हुआ? इसके शासनकाल में क्या हुआ? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। हमें क्या हुआ था? गुवक प्रथम की बात करूं तो लिख सकते हो आप, इसके शासनकाल में या फिर इनके शासनकाल में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। अब इनके काल में क्या हुआ? हर्षनाथ मंदिर का निर्माण। और ये मंदिर का निर्माण होता कहां है? तो रेवासा में होता है। कहां पर होता है? रेवासा। और रेवासा कहां पड़ता है? सीकर में पड़ता है। रेवासा कहां पड़ता है? सीकर में पड़ता है। अब आपको पता होगा ना, हर्षनाथ, जीण माता, हर्ष भैरव और जीण माता, जो कि रेवासा सीकर पर इन दोनों का क्या है? मंदिर बना हुआ है। तो हर्षनाथ जो मंदिर का निर्माण होता है वो किनके शासनकाल में होता है? तो गुवक प्रथम के शासनकाल में होता है। और चौहानों के ये प्रथम चौहान वंश के कुल देवता कहलाते हैं। तो आप हर्षनाथ के बारे में लिख सकते हो, यह चौहान राजवंश के
कुल देवता है। हमें क्या है? कुल देवता। यानी कि कुल देवता चौहानों की कौन है? चौहानों की कुल देवता तो हर्षनाथ है। कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता है। ये अपन ने अभी तक चर्चा कर लिए। अब अगली बात करता हूं भाई, ये जो थे गुवक जो प्रथम थे, ये चौहानों के प्रथम स्वतंत्र राजा थे। तो आप लिख सकते हो चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक। चौहानों के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? गुवक प्रथम थे। तो आप कहोगे गुरुजी तो अब तक जो शासक बन थे वासुदेव चौहान, सामंत सिंह, दुर्लभ राज, ये क्या थे? ये स्वतंत्र नहीं थे क्या? हाँ भाई, ये स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र नहीं थे तो किसके गुलाम थे? हाँ भाई, तो आप लिख सकते हो चौहान प्रारंभिक समय में चौहान प्रारंभिक समय में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। हमें क्या थे? सामंत थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत कौन थे? वासुदेव चौहान, सामंत सिंह, दुर्लभ राज, यहां तक तो सामंत थे। गुवक प्रथम भी कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों का सामंत था, लेकिन खुद को बाद में क्या कर लिया? स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसलिए अपन कह सकते हैं चौहानों का प्रथम जो स्वतंत्र राजा आया, वो स्वतंत्र राजा कौन सा निकल कर आया? गुवक प्रथम निकल कर आया। यहां तक एक बार नोट करो देखे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसे गुवक प्रथम के बाद अगला जो राजा आता है उसका नाम था चंदन राज, फिर वागपति राज, फिर सिंह राज, फिर इसी प्रकार विग्रह राज सेकेंड, इसी प्रकार गोविंद राज थर्ड है। हाँ, फिर अपन बात करेंगे वागपति राज सेकंड है, फिर अपन बात करेंगे पृथ्वीराज फर्स्ट है, और फिर अपना जो राजा आएगा वो आएगा अजय राज। तो यहां तक एक बार नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अगला शासक है चंदन राज। अगले शासक का नाम है चंदन राज। 3 शासक आपने अब तक नोट कर लिए। ज्यादा कोई इनमें याद रखने वाली कुछ बात नहीं है। भी इन शासकों का ना तो कार्यकाल ढंग से मिलता है, ना इनके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आपको तो थोड़ा थोड़ा जो जितनी जानकारी इकट्ठी हो रही है ना, उतनी इकट्ठा करके चलना है। भाई थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इकट्ठी हो जाए, बस अपने को तो इतना ध्यान रखना। अगला शासक लिखो आप चंदन राज। हाँ, शासक का नाम क्या है? चंदन राज। चंदन राज। अभी चंदन राज के बारे में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या? कि ये जो चंदन राज है, ये दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित करके आया था। हमें क्या करके आया? इसने, लिख सकते हो, इन्होंने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित किया। हमें क्या किया? पराजित किया। दिल्ली के तोमर शासकों को सर्वप्रथम पराजित किसने किया? तो चंदन राज ने किया। अब इस चंदन राज की महत्वपूर्ण खास विशेषता क्या है? कि चंदन राज की एक रानी हुआ करती थी, और इस रानी का नाम क्या था? क्या नाम था पता है क्या? तो आप सोचो देखे भाई, इसकी रानी का नाम था रुद्राणी, या फिर इसी को योगिनी कहा जा सकता है। हमें रानी का नाम था रुद्राणी, या फिर इसी रानी को अपन कहते हैं किस नाम से? योगिनी के नाम से, योगिनी। या फिर इसी का नाम क्या मिलता है? प्रभावती नाम भी इसी का मिलता है। हमें क्या? प्रभावती, या फिर आप लिख सकते हो आत्मप्रभा। हमें क्या? आत्मप्रभा। इसने क्या किया? पुष्कर जो सरोवर है, इस पुष्कर सरोवर में सर्वप्रथम 1000 दीपक जलाए, और 1000 दीपक जलाकर दीपदान की परंपरा स्टार्ट कर दी। आपको पता है राजस्थान की 2 जिलों पर दीपदान की परंपरा है। दीपदान का बहुत भव्य पर्व जो मनाया जाता है वो है, एक तो अपनी झील है, कौन सी? पुष्कर झील, और दूसरी जो झील है वो बीकानेर की। आपको पता है कौन सी झील है? बीकानेर वाली। तो आप सोच के देख लेना, ठीक है ना। हाँ, जहां पर करनी माता के पुत्र डूब के मर गए थे, आपको पता है ना, जहां पर चौहान जाना अशुभ मानते हैं, वो वाली झील है, ठीक है। हाँ, चंदन राज की रानी थी रुद्राणी, या फिर आप कह सकते हो क्या? योगिनी, या फिर आप कह सकते हो क्या भाई? आत्मप्रभा। इसने क्या किया? पुष्कर सरोवर में, हमें क्या किया? इसने क्या किया? रुद्राणी ने पुष्कर सरोवर में 1000 दीपक जलाकर दीपदान की प्रक्रिया को शुरू किया। हाँ, दीपदान की प्रक्रिया को शुरू किसने किया? तो आप कह सकते हो रुद्राणी ने, या फिर योगिनी ने, या फिर इसी का नाम क्या मिलता है? आत्मप्रभा, जो कि किसकी रानी थी? राजा चंदन राज की रानी हुआ करती थी। इतनी सी बात इसके बारे में याद रखनी है। फिर आप याद रखना, इस चंदन राज के बाद जो अगला राजा आता है उसका नाम था वागपति राज। हमें क्या नाम?
अगले शासक का नाम आप याद रखना, वाघपति राज। वाघपति राज, या फिर आप कह सकते हो वाघपति राज फर्स्ट, तो आप सीधे सीधे लिख लो वाघपति राज। हाँ भाई, वाघपति राज के बारे में एक चीज याद रखनी है, क्या कि इनकी उपाधि याद रखनी है। इनकी एक उपाधि थी और ये उपाधि क्या थी, महाराज की, महाराजा की उपाधि थी। हाँ भाई, क्या, महाराजा की, यानी कि चौहानों में सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो वाघपति राज था। और इस वाघपति राज के बाद एक राजा बढ़ता है जिसका नाम था सिंहराज। हाँ भाई, क्या नाम था, सिंहराज। और इस सिंहराज की भी आपको एक चीज याद रखनी है, और वो भी क्या रखनी है, इनकी उपाधि याद रखनी है। क्या याद रखनी है, उपाधि। और उपाधि क्या थी इनकी, इनकी उपाधि थी परम भट्टारक। हाँ भाई, क्या, परम भट्टारक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। हाँ, सिंहराज की एक उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज। यहां तक आप एक बार नोट करो। फिर अपन सिंहराज के बाद एक दो तीन छोटे छोटे और राजा उनके देख लेते हैं, फिर आज की क्लास का विधिवत अपन क्या करेंगे, समापन करेंगे। तो यहां तक आप नोट करो, देखिए एक बार। हाँ भाई, वाघपति राज, सिंहराज और चंदन राज, तीन राजाओं के बारे में यहां उल्लेख कर रखा है, कर लिया होगा। हाँ भाई, ठीक है, तो नोट कर लिया। अगला शासक देखो, देखिए हमें अगला शासक है विग्रहराज सेकंड। आप लिखना, अगला शासक हेडिंग डालना विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज सेकंड। अब इस विग्रहराज सेकंड के बारे में अपन कुछ चर्चा करते हैं कि इसने चालुक्य शासक, हाँ भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना है इसके बारे में, इन्होंने चालुक्य शासक के मूल राज, हाँ भाई, चालुक्य शासक मूल राज फर्स्ट को पराजित किया। मूल राज फर्स्ट को पराजित किया। क्या किया, पराजित किया। मूल राज फर्स्ट को किसने पराजित किया, तो आप याद रखोगे चौहानों का राजा विग्रहराज ने क्या किया था, पराजित किया था। इनकी एक उपाधि है और वो उपाधि आपको याद रखनी है। उपाधि क्या है, उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उपाधि है क्या, उपाधि है इनकी खुर रजोअंधकार। हाँ भाई, क्या है उपाधि का नाम है, खुरे रजोअंधकार। हाँ, खुर रजोअंधकार। अब इस खुर रजोअंधकार का मतलब क्या होता है गुरुजी, खुर रजोअंधकार ऐसे क्या बता दिया आपने। हाँ, खुर रजोअंधकार का मतलब भी तो कुछ होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है घोड़ों की शक्तिशाली सेना। हमें क्या, घोड़ों की शक्तिशाली सेना। खुर रजोअंधकार का मतलब होता है घोड़ों की शक्तिशाली सेना। यानी कि इससे यह पता चलता है कि ये जो शासक हुआ है, इस शासक के पास यानी कि विग्रहराज सेकंड के पास क्या थी, घोड़ों की बहुत ही शक्तिशाली क्या हुआ करती थी, सेना हुआ करती थी। जब बहुत ही शक्तिशाली घोड़ों की सेना थी तो इनको चौहानों का प्रथम है, या फिर लिख सकते हो यहां पर चौहानों का प्रथम है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। अब चौहानों का प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो विग्रहराज। सर्वाधिक शक्तिशाली की बात नहीं कर रहा, चौहानों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक तो मैं बात नहीं कर रहा, वो तो आपको पता है सबको, पृथ्वीराज है ना। लेकिन चौहानों का प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक तो कौन है, तो विग्रहराज सेकंड का नाम आता है। अगला एक शासक याद रखना, और विग्रहराज के बाद एक शासक बनता है और इसका नाम था गोविंदराज थर्ड। हमें नाम क्या मिलता है, नाम मिलता है गोविंदराज भी कौन से तृतीय। हमें गोविंदराज थर्ड नाम से एक राजा बनते हैं, और इनके बारे में आपको इतना से ध्यान रखना है, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, वो और उस उपाधि का नाम था वेरीघाट। हमें क्या, वेरीघाट की उपाधि धारण, किसकी, वेरीघट याद रखना, वेरीघट की। हाँ, उपाधि कौन सी थी, वेरीघट। वेरीघट की उपाधि किसने धारण की, वेरीघट की उपाधि धारण की। हाँ, वेरीघट ध्यान रखना उपाधि, ठीक है। हाँ, वेरीघट की उपाधि किसने धारण की थी, तो धारण करने वाला शासक था कौन, गोविंदराज तृतीय। गोविंदराज तृतीय के बाद में एक चीज और याद, दो शासक है, तो पहले आप यहाँ तक नोट कर देंगे, फिर अपन बात करते हैं। हम दो शासक हो रहे हैं, वाघपति राज सेकंड है और एक शासक अपन बात करेंगे पृथ्वीराज है फर्स्ट। तो यहां तक नोट करो, फिर बात करते हैं। कर लिया होगा नोट, ठीक है। हाँ, अगला शासक अपन बात करेंगे वाघपति राज सेकंड।
हाँ, वाघ पृथ्वीराज सेकंड की बात करूं तो वाघ पृथ्वीराज सेकंड के बारे में आपको एक लाइन याद रखनी है कि चित्तौड़गढ़ के अंबिका प्रसाद को पराजित किया था। क्या किया था? चित्तौड़गढ़ के राजा हुआ था अंबिका प्रसाद, उसको क्या किया? पराजित किया। तो आप लिख सकते हो चित्तौड़गढ़ के अंबिका प्रसाद को क्या किया? पराजित किया। हम इतनी सी एक लाइन याद रखनी है। इसके बाद वाघ पृथ्वीराज सेकंड के बाद एक शासक बनकर आता है और इस शासक का नाम क्या है? पृथ्वीराज फर्स्ट। हमें क्या नाम है? पृथ्वीराज फर्स्ट। पृथ्वीराज तृतीय की बात नहीं कर रहा, पृथ्वीराज सेकंड की बात नहीं कर रहा, पृथ्वीराज फर्स्ट की बात कर रहा हूं। अब पृथ्वीराज फर्स्ट के बारे में एक चीज याद रखनी है, केवल एक लाइन याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि इनके शासन काल में मोहिल हट्टड़ या फिर जो आपको नाम सुना होगा आपने, हट्टड़ चौहान है, इन्होंने जीव माता का मंदिर का निर्माण करवाया। तो आप लिख सकते हो पृथ्वीराज फर्स्ट के काल में, तो लिखना इनके शासनकाल में मोहिल हट्टड़े, या फिर आप यूं लिख सकते हो मोहिल हट्टड़ या हट्टड़ चौहान, सीधा सीधा। क्या फिर हट्टड़ चौहान ने जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया। अब किसका निर्माण करवाया? जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया। अब जीर्ण माता मंदिर में क्या करवाया? निर्माण करवाया। अभी जीर्ण माता मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया ये भी आपको पता है ना? तो ये भी कहां पे है भाई? रेवासा में। और रेवासा कहां पड़ता है? तो रेवासा कहां पड़ता है? सीकर पड़ता है। बाकी अपने लोक देवियों में बहुत डिटेल से इसको पढ़ रखा है, तो नो टेंशन है, बिंदास रहे। यहां तक आप एक बार नोट कर लीजिए, ले लेना, स्क्रीनशॉट लेना, नोट कर लेना आराम से। ठीक है, अब अपन आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, विधिवत रूप से समापन करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी वैसे खींच चुकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नो टेंशन रहे, बिंदास रहे, मस्त होकर पढ़ाई कीजिएगा। राजस्थान के इतिहास विषय की जिम्मेदारी मेरी है। इतिहास, कल्चर और हिंदी विषय 3, और राजस्थान का जो भूगोल है, बहुत ही डिटेल से चारों सब्जेक्ट में आपको पढ़ा रहा हूं। और एक चीज आपको, अगर किसी भी प्रकार का इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जो भी आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हो। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और चैनल पर अभी भी अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में सदैव आमंत्रित है। इसी के साथ आज की क्लास का विधिवत समापन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।